बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पैशन पाकिस्तान। मैं हूं अली मख्तर शाह। अहम तरीन खबरें, डेवलपमेंट्स और रिपोर्ट्स एक ही विलाग में, ताकि आपका कीमती वक्त बचाया जा सके और आपको अहम तरीन मुल्की मामलात से बाखबर किया जा सके। सबसे पहले बढ़ते हैं जिनेवा में जो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि 10 मिलियन डॉलर्स की जो इमदाद है वो हमें मिल चुकी है और अब हम इस इमदाद से पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे, ताहो बाला कर देंगे। इस हवाले से कुछ ग्राउंड पर सवालात हैं जो आम फहम ज़बान में हम जानने की कोशिश करेंगे, जो लोग जानना चाहते हैं। यकीनन पहला सवाल ये है कि इससे क्या महंगाई में कुछ कमी आएगी या ग्राउंड पर हालात कुछ बेहतर होंगे। तो उसका जवाब ये है कि हाँ जी, हो सकता है आटे में नमक के बराबर कोई तब्दीली आ जाए, क्योंकि ये इमदाद जो एक्चुअली है वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दी जा रही है। और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दी जाने वाली इमदाद मुआशियत को शायद उस तरह से सहारा नहीं दे सकेगी जिस तरह से हम इतनी बड़ी रकम सुनकर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुआशियत को कोई सहारा मिलेगा। दूसरी जानिब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हमें इन 10 अरब डॉलर्स में से कितने पैसे नकदी में मिलेंगे और क्या मामलात होंगे। तो इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि ये 10 मिलियन डॉलर्स आपको पूरे के पूरे इस तरह से नहीं मिलेंगे, बल्कि इस हवाले से सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जो कैंप्स दिए जाते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, जो अद्वियात दी जाती हैं, वो सब भी उनकी लागत को भी इसमें शामिल किया जाता है। और एक मैं महर मुआशत को सुन रहा था और इस हवाले से जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि 2005 में जो ज़लज़ला आया था उस हवाले से इस्लामाबाद में एक कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में ऐलान किया गया था कुछ 7.5-8 अरब डॉलर्स का, लेकिन जो रकम हमें मिली थी रकम की पैसों की शक्ल में वो कुछ 2.5-3 मिलियन डॉलर्स थी। यानी ये प्योरली उतनी रकम आपको नहीं मिलती होती जितना क्लेम किया जाता है। ये नहीं है कि वो रकम आपको कम करके देते हैं, क्लेम ज़्यादा करते हैं जिस तरह आमतौर पर टेलीथॉन्स में होता है, वो मामला नहीं है। बल्कि इसमें जो कैंप्स दिए जाते हैं, जो टेंट्स दिए जाते हैं, जो अद्वियात दी जाती है, उनकी लागत भी शामिल कर दी जाती है। तो अब देखें 10 मिलियन डॉलर्स में से हमें कितने पैसों की सूरत में मिल सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो बड़ा अहम मामला है वो ये है कि ये पैसे हमें कब तक मिलेंगे। इस पर बड़ी बहस है। ये पैसे हमें 3 सालों में आलमोस्ट मिलेंगे। क्योंकि ये जो पैसे हैं, जो इमदादी रकम है, इसमें से तकरीबन 10 में से 7 मिलियन डॉलर जो हैं वो 3 बैंक्स की तरफ से हमें प्लज किए गए हैं। उनमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक है। उन्होंने वादा ये किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक बैंक ने बिलखसूस, कि वो 3 सालों की एक साथ में पैसे देंगे हमें। यानी 3 सालों की किस्तें करके, अगर 2 मिलियन डॉलर इस्लामिक बैंक हमें दे रहा है तो उसको आप 3 सालों की किस्तें कर लें। हमें पहले साल इनिशली एक किस्त मिलेगी और ये पैसे इकट्ठे नहीं आएंगे, इसलिए कोई हमें मुआशत में अपलिफ्ट नज़र नहीं आएगा इस हवाले से। दूसरी बात यह है कि ये रकम खुशाइंद ज़रूर है, आपको तनकीद बर तनकीद नहीं करनी चाहिए, या आपको बिंग जर्नलिस्ट पसंद नापसंद की वजह से तज्जिया नहीं आवाम को पेश करना चाहिए। बल्कि इस हवाले से जो हकीकत है वो ये है कि ये खुशाइंद ज़रूर है, मगर ये जितनी रकम का ऐलान किया गया इतनी रकम सालाना हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक पहले भी देते हैं। वो तेल की ख़रीदारी के लिए हमें रकम देते हैं जो तकरीबन सालाना 1 से 1.5 अरब डॉलर होती है। तो ये रकम भी तकरीबन उतनी ही जाकर बनेगी, उससे ज़्यादा नहीं है। बहरहाल खुशाइंद है कि हमें इस वक्त में ये रकम मिल जाएगी। इसके अलावा जो एक बड़ा सवाल है वो ये है, इस बहस चल निकली है कि क्योंकि 3 बैंक्स इसमें इमदाद उन्होंने प्लेज की है, तो क्या ये इमदाद है या कर्ज़ा है। इस वाले से बड़ी बहस है। मैंने बड़ी रिसर्च आउट किया चीज़ों को, तो मैं जो नतीजे तक पहुंचा वो ये था कि ये हमें इमदाद की सूरत में मिल रहे हैं। बहरहाल हमें ये उस तरह से वापस नहीं करने होंगे जिस तरह IMF की एक साथ होती है और उनकी शराइत होती है। शराइत इसके साथ कोई मंसूब नहीं होंगी। और ये मकबूल जान साहब ने अलबत्ता एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जी 7 अरब डॉलर जो 3 बैंक्स दे रहे हैं तो ये कर्जा हमें वापस करना होगा, जो अल्टीमेटली हमारे सर पर एक बोझ बन जाएगा, क्योंकि हम कर्ज़ों के सारे मुआशत नहीं चला सकते। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हो सकता है कि इसके साथ कुछ शराइत भी रखी गई हों
जिस तरह IMF की शराइत होती है, जो भारी भरकम शराइत होंगी जो हमें पूरा करना होंगी, और ये हुकूमत तो अपना टेन्योर पूरा करके चली जाएगी। कल क्या पता कब इलेक्शन हो जाए, नहीं आने वाली हुकूमत जो है वो इससे फिर निपटेगी और हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा। मगर औरिया साहब की इस ट्वीट पर काफ़ी तनकीद भी की जा रही है। अब देखते हैं ये इमदाद 3 सालों के एक साथ में जब आती है वो प्रैक्टिकली कितनी इमदाद आवाम तक जाती है, या वो सिरे महल की नज़र होती है या लंदन फ्लैट्स की नज़र होती है, या क्या होता है। हमारी दुआ तो ये है कि इस तरह का कोई हो ना। बहरहाल हमारे सियासतदानों की, मैं नाम किसी का नहीं लेता, ओवरऑल उनकी प्रोफाइल और ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इसी तरह का है कि वो इमदाद खाने से भी गुरेज नहीं करते। दूसरी तरफ अब इंटीरियर पंजाब की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो पंजाब असम्बली में एक बार फिर हंगामा आराई शुरू हो चुकी है। पंजाब असम्बली में अदम एतमाद का जो वोट था वो फिर से सर उठाने लगा है। परवेज़ इलाही साहब को जब गवर्नर ने डी नोटिफाई किया तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें उनकी वजारत पर दोबारा बहाल कर दिया था, और साथ ये शर्त रखी थी कि आपको बहाल तो किया जा रहा है मगर आप अदम एतमाद का वोट लेने से पहले असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, जो बहरहाल गैर कानूनी था, लेकिन उन्होंने हलफ दे दिया परवेज़ इलाही साहब ने। इस पर अब बहुत से हलकों का ये कहना है कि इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब एक लाइन पर नहीं है, और परवेज़ इलाही साहब सस्टेन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे वजारत आला मिली है तो मैं इसमें थोड़ा सा परफॉर्म कर लूँ और आने वाला बजट भी मैं पेश कर दूँ, उसके बाद बेशक नया इलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने डिवीजन्स भी बनाया, बहरहाल उन्होंने अजला भी उनकी भी तश्कील शुरू की हुई है पंजाब में। तो इस पर बड़ी बहस थी। ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में था, और अब लाहौर हाई कोर्ट में कल एक बड़ी अहम हेयरिंग होनी है, जिस हेयरिंग में ये फैसला होगा कि परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है या नहीं लेना। बहरहाल राना सनाउल्लाह ने बहरहाल इस हवाले से प्रेस टॉक करते हुए दो टोक कहा है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से अदम एतमाद के हवाले से फैसला आता है कि परवेज़ इलाही साहब को अदम एतमाद के हवाले से वोट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये इस फैसले को हम तस्लीम नहीं करेंगे। हवाले से तारीख भी कुछ इसी तरह की है कि जिस तरह जब उन्होंने नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और मरहूम जस्टिस सजाद अली शाह साहब और उनके साथ बाकी जो फाजिल जज साहबान थे उनको जान बचाकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलांग कर निकलना पड़ा था। अतात आर्डर ने भी यही कहा है कि हमारे पास जी नंबर पूरे हैं, और PTI के पास और काफ लीग के इत्तेहाद के पास नंबर नहीं है, इसलिए वो भाग रहे हैं। उनके पास 186 भी नहीं है, 188 चाहिए होते हैं, और हमने बहुत सारे उनके मेम्बरान्स तोड़ भी लिए हैं। इस हवाले से भी काफ़ी अफवाहें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि नदीम अफजल चंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से MNA मुनहरिफ हुए थे, उनके छोटे भाई हैं, वो भी इस वक्त पंजाब असम्बली का हिस्सा MP हैं, उनको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करने के लिए ऑफ़र्स दी जा रही हैं, और उन पर दबाव भी काफ़ी है। और उनको जो ऑफ़र्स दी जा रही है मुबैना तौर पर उनमें कोई पीपल्स पार्टी की टिकट्स भी शामिल हैं, और बहुत से और भी पैसों के मामलात भी सामने आ रहे हैं। जो हॉर्स ट्रेडिंग अमूमी तौर पर हमारे यहाँ होती है, जरदारी साहब भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं लाहौर में, और राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर बैठे हुए हैं, वफाक को छोड़कर अतात आर्डर भी वफाकी वज़ीर है वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा हो रही है। बहरहाल ये बात अंडरस्टूड है कि परवेज़ इलाही साहब सस्टेन करना चाहते हैं, वरना इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। अदम एतमाद अगर वो लाए थे, उसका वोट लेना कोई इतना बड़ी बात नहीं थी। और परवेज़ इलाही साहब मुसलसल ये दावा करते हैं, फवाद चौधरी साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं, हम पूरे मेंबर्स शो करेंगे। आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि अदालत अगर हमें कहती है एतमाद का वोट लेने के लिए तो हम वो वोट लेंगे, और उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि आप लाहौर में ही रहें, पंजाब असम्बली के आसपास ही रहें। तो इस हवाले से अब देखते हैं कल लाहौर हाई कोर्ट से क्या फ़ैसला सामने आता है। दूसरे पंजाब असम्बली में आज एक तमाशा भी लगा, ड्रामा भी लगा। पता नहीं ये अल्फाज मैं पंजाब असम्बली के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कहीं मेरे खिलाफ ही कोई कार्रवाई ना हो जाए। बहरहाल वहाँ पर एक ड्रामा लगा जब वफाकी वज़रा जिनमें अतात आर्डर साहब भी हैं और उनके साथ राना सनाउल्लाह साहब भी जब पंजाब असम्बली में जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनको रोका गया। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि जो सेक्रेटरी असम्बली है उनकी तरफ से आर्डर्स दिए गए थे। बहरहाल सेक्रेटरी असम्बली की क्या मजाल है कि वो वज़ीर आला की इजाज़त के बगैर कोई आर्डर्स दें। तो कहा जा रहा है कि सेक्रेटरी असम्बली ने आर्डर्स दिए थे कि कोई भी वफाकी वज़ीर, उसमें चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हो, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे सनाउल्लाह हो, चाहे अतात आर्डर हो, उनको असम्बली में दाखिल नहीं होने देना। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से तू तकरार हुई और कहा जा रहा है कि बात हाथापाई तक जाने लगी थी। तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कारकुनान थे और अतात आर्डर के साथ ज़ाहिर है जो लोग थे रेंजर्स के, उन्होंने मामले को संभाल लिया और उन्होंने गेट को क्लियर कराया और अतात आर्डर अंदर चले गए थे। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह के आने से पहले मज़ीद सिक्योरिटी वहाँ पर अलर्ट कर दी गई थी कि राना साहब को अंदर ना आने दिया जाए, मगर उनके आने से पहले ही रेंजर्स ने आकर सिक्योरिटी संभाल ली और राना साहब भी अंदर चले गए, जिस पर वापसी पर फिर रद्द अमल भी देखने में आया। राना साहब की गाड़ी पर जो है जूता उछाला गया, वो
अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और इस हवाले से कहा जा रहा है कि हमारे रावलपिंडी के एक पीटीआई के एमपी हैं जो इसके शेख रशीद साहब के भतीजे हैं, उन पर राशिद हफीज़ साहब पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके ड्राइवर ने ये हरकत की है और उन पर जूता उछाला गया है। बहरहाल ये गैर पार्लिमानी हरकत है, जूते वूते नहीं उछालने चाहिए, टमाटर टमूटर नहीं मारने चाहिए और सैयाँ नहीं फेंकनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब की आंख जा सकती थी खुदा न खास्ता। अब तीसरी जो इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट है वो है जी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन इस वक्त वो अपने आप कह लें कि पजामे से बाहर आ रहा है। तो ये इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात थे जिसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन चेयरमैन पर और बाकी अरकान पर। तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया था तौहीन अदालत का, तौहीन इलेक्शन कमीशन का। तो जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के वकला हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया था। तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ईसीपी कोई मजाज अथॉरिटी नहीं है और ईसीपी इस हवाले से हतमी और फाइनल फैसला नहीं दे सकती। ईसीपी फाइंडिंग्स दे सकती है, ईसीपी अपनी रिपोर्ट दे सकती है, ईसीपी ये क्लेम कर सकती है कि ये तौहीन हुई है और ये सारा कुछ इल्ज़ामात बेबुनियाद लगाए गए हैं, तो उस पर अदालतें फिर फैसला करेंगी। लेकिन ईसीपी ने फिर इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया नहीं दे सकते। आप पहले लीगल ऑब्जेक्शंस जो हैं, जो आप उठा रहे हैं नुकात, उनके हवाले से आप एक रिपोर्ट जमा कराएं और एक कानूनी जो तरीकाकार है उसके तहत है आप सामने। मगर फिर हमने देखा कि 3 जनवरी को पहली हेयरिंग होनी थी तो इमरान खान को इंसेप्शन दी गई थी उनके लाहौर होने की वजह से और उनकी टांग की वजह से, और फिर 17 को ये ट्रांसफ़र कर दी गई थी। मगर अचानक फिर अब ये फ़ैसला सामने आ गया आज के इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के वारंट जो जारी हुए हैं, 12 लोग काबिल ज़मानत हैं और देखते हैं पीटीआई इस हवाले से अगला लाहेमल क्या करती है। और इस वक्त एक सवाल ये भी है कि इमरान खान को कब, कहाँ और कैसे गिरफ़्तार किया जाएगा। तो ये काबिल ज़मानत वारंट है और इस पर वो ज़मानत ज़ाहिर बात है ले लेंगे और गिरफ़्तारी तक बात अभी जाती नज़र नहीं आ रही। आज तक की जो डेवलपमेंट्स थी वो इतनी हैं। इंशाल्लाह हम इसी तरह एक व्लॉग की सूरत में आपको रोज़ाना की डेवलपमेंट्स, अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपको बताते रहेंगे ताकि आप अपने मुल्क की हालात से बाखबर रह सकें। और ये डेली बेसिस पर हमारा एक व्लॉग इस वक्त आपकी खिदमत में पेश होगा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।